हेलो फ्रेंड्स, चड़का एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ाने जा रहे हैं टेस्ट पेपर। ध्यान रखेंगे कि द्वितीय चरण कांग्रेस के दूसरे चरण का जो वीडियो आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसमें बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित लेक्चर है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। और ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न कि 7 जुलाई 1905 को वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, किंतु यह घोषणा लागू कब हुआ? यद्यपि इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। प्रश्न समझ ले कि जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया, किंतु यह घोषणा कब लागू हुई? जबकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ऑप्शन दिया हुआ है 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 20 अगस्त 1905। तो आपका सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905, जिसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई वह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो बंगाल में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उस आंदोलन का नेता कौन था? नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है चित्तरंजन दास, सीआर दास, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। तो आप सभी जानते होंगे कि इस आंदोलन के नेता थे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था, क्यों किया गया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है हिंदुओं व मुसलमानों को विभाजित करने के उद्देश्य से, हिंदुओं व मुसलमानों को विभाजित करने हेतु, दूसरा है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने हेतु, तीसरा है प्रशासनिक सुविधा हेतु, और चौथा है बंगाल के विकास हेतु। आप जानते हैं कि बंगाल की विभाजन करने के पीछे सरकार का तर्क दिया गया था कि बंगाल का आकार बड़ा है और पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के अपेक्षा पिछड़ा है, अतः पूर्वी बंगाल का विकास करने के लिए। लेकिन वास्तव में सरकार का उद्देश्य क्या था? वास्तव में सरकार का उद्देश्य था कि बंगाल ही राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र था, इसलिए बंगाल को विभाजित करना बंगाल विभाजन के पीछे मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि किस दिवस को, इसमें आपका ऑप्शन, किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया? प्रश्न है कि किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और
आर.एन. टैगोर के सुझाव पर इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 20 अगस्त 1905। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही विभाजन लागू हुआ था वैसे ही आंदोलन फूट पड़ा था। उसी में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन तथा वंदे मातरम व्यापक हो चुका था। तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? एक प्रश्न बार बार पूछा गया है। निम्न में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? मीन्स आलोचना क्या था? एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था। ऑप्शन दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद जो वंदे मातरम व्यापक हुआ था, उसी दौरान यह वंदे मातरम जो आप पढ़ चुके हैं कि वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के मंच से 1896 में पहली बार गाया गया था और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो यह गीत जो राष्ट्रीय आंदोलन का गीत था वह किस आंदोलन का शीर्षक बना? ऑप्शन दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रॉबर्ट टेट के विरुद्ध हुआ आंदोलन। तो आप जानते हैं कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ये आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का ये शीर्षक गीत बना था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ध्यान रखेंगे प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे प्रश्न तो सिविल का है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि और कुछ सिविल के परीक्षाओं के प्रश्न भी आपके वनडे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं कि इस दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत से कार्य किए गए थे। हमारे गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। नेशनल कॉलेज बंगाल के प्राचार्य बनाए गए थे अरविंद घोष। उसी तरह ये स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से अश्वनी कुमार दत्त ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उसी तरह स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज, ध्यान रखेंगे 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम
किसने रखा था, जिसे प्रायः ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न को समझ लें। कह रहा है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। एक राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया था। यह मांग किसने रखा था और जिसने रखा था उसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। कई प्रश्न जुड़े हुए हैं इससे। स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। और ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है कि तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप जानते हैं कि 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने किया था, जिसमें नरम और गर्म दल उभर कर सामने आए थे। इन दोनों के बीच कोई विवाद न हो, इसलिए 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नौरोजी को सौंपी गई थी। तो नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता करने के कारण गर्म और नरम दल में विवाद थम गया था, लेकिन इस अधिवेशन में गर्म दल का प्रभुत्व था। गर्म दल भारी संख्या में थे, तो गर्म दल के दबाव पर स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, जिसे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने रखा था। और इसी के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव भी पास हो गया था। तो इसका ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1909 के एक्ट, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, 1909 के एक्ट में किस प्रावधान की व्यवस्था थी? आप जानते हैं कि सरकार ने बंगाल विभाजन किया, तत्पश्चात मुस्लिम लीग के गठन कराने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। तो मुस्लिम लीग के मांग पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, मीन्स आरक्षण दिया गया था। पूछ रहा है कि 1909 के एक्ट, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, में किस प्रावधान की व्यवस्था थी? ऑप्शन दिया हुआ है। द्वैध शासन की व्यवस्था थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था का प्रावधान था, या प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। तो ध्यान रखेंगे कि द्वैध शासन 1919 के एक्ट में था, संघीय व्यवस्था 1935 के एक्ट में थी, प्रांतीय स्वायत्तता भी 1935 के एक्ट में ही था। लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात ये 1909 के एक्ट में थी, इसीलिए 1909 के एक्ट को सांप्रदायिक एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में मीन्स ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है। रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे, मीन्स कॉमन सभा के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आप जानते हैं कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। अध्यक्ष के चुनाव किसमें मारपीट हो गई थी? गर्म दल वालों और नरम दल वालों के बीच जो झगड़ा हुआ, और औपचारिक रूप से अगले दिन
इसे अध्यक्ष नियुक्त करके गरम दरबारों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, रासबिहारी घोष, रासबिहारी बोस। 6 में तो अध्यक्ष रह ही चुके थे नौरोजी, तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने नहीं, रासबिहारी बोस और घोष। तो ध्यान रखिए, बोस बास थे, है ना, बोस बास थे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले थे। यही दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे, तो बोस हो नहीं सकते हैं। ये गरम दरबारों को निष्कासित होने के बाद कांग्रेस सुधारवादियों के नेतृत्व में आ गई थी। तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। अब जानते हैं दिसंबर 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। पर किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान। तो ध्यान रखेंगे कि ये ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने ही 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया था। और आगा खान, ध्यान रखेंगे कि आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1913 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो हम इसी के साथ इस टेस्ट पेपर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।